नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी सीरीज चल रही है सीयूईटी जीके के प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम के अंदर जो जीके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बाकी एग्जाम्स में भी आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है हमारा। तो आज का जो लेक्चर है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हमारा जो संविधान जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को के पोर्शंस को के प्रोविजंस को हमने कहां कहां से लिया है, कहां कहां से अडॉप्ट किया है। बड़ी बात यह है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमने बहुत सारे सोर्सेज से कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया है। लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा संविधान कोई कॉपीड नहीं है। हमने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, दुनिया भर के मोस्ट इफेक्टिव और सबसे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने पढ़ा और उनके जो जो प्रोविजंस हमें लगे कि हमारे संविधान में होने चाहिए, हमने उन प्रोविजंस को उठाया और एज इट इज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड नहीं किया। हमने उसके अंदर हमारे हिसाब से जो चेंजेस होने चाहिए वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए किया। तो चलो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ। तो हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, तो सबसे पहला सोर्स था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये भी कई लोग कहते हैं कि यूके के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पर मैग्ना कार्टा चलता है। उनकी बात बिल्कुल सच है। हम यहाँ पर यूके के एडमिनिस्ट्रेशन, यूके के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। यूके के पॉलिटिकल सिस्टम से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को उठाया है। जैसे हमारे यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि लेजिस्लेचर में दो हाउसेज है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, वैसे ही वहां पर यूके के अंदर भी जो उनका पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज हैं। कौन कौन से? हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये दो हाउसेज हैं यूके के अंदर। और हमारे यहां पर कौन से हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह हमारे यहां पर है लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह हमारे यहां पर है राज्यसभा। और दूसरा सिस्टम हमने उनसे क्या उठाया है? हमने उनसे कैबिनेट सिस्टम उठाया है। जैसे यूके के अंदर एक प्रधानमंत्री होता है और उसके कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही भारत में भी एक कैबिनेट है, प्रधानमंत्री और उनके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, जो पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रेसिडेंट से को जो अवेयर रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चल रहा है। ये सिस्टम जो है कैबिनेट का, ये भी हमने यूके से उठाया है। फिर उसके बाद हमने यूके से उठाया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि गवर्नेंस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो राजा की मर्जी से नहीं होगा, वो सरकार की मर्जी से नहीं होगा, वो केवल और केवल कानून की मर्जी से होगा। और कानून की नजर में हर बंदा बराबर होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने मर्डर किया तो कभी जज साहब का मन अच्छा था, खुश था, तो उन्होंने उसको माफ कर दिया, और कभी उनको गुस्सा रखा था तो उन्होंने उसको फांसी की सजा दे दी। पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के सामने ऐसा ही हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर गुनाह जो है वो साबित हो चुका है तो जज को कागज के हिसाब से, मतलब उसको जो कानून में सजा लिखी हुई है उसी हिसाब से उसको सजा देनी होती है। वो अपनी मर्जी से सजा नहीं दे सकता। तो ये है मतलब रूल ऑफ लॉ का। तीसरा है सिंगल सिटीजनशिप। पूरे देश के अंदर एक ही सिटीजनशिप लागू रहेगी। ये सिस्टम हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी, कि जैसे यूएस के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है, स्टेट की सिटीजनशिप अलग है और कंट्री की सिटीजनशिप अलग है। लेकिन वैसा सिस्टम यूके में नहीं है और ना ही भारत में। भारत में पूरे भारत की, चाहे आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आपको एक सिंगल सिटीजनशिप ही दी जाएगी। और इसीलिए पूरे देश के अंदर सिटीजनशिप का कानून बिल्कुल एक ही चलता है।
और चौथा जो सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया वो था रिट्स का सिस्टम। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 रिट्स डिफाइंड है। 5 रिट का मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखित में है, ये लिखा हुआ है कि अगर सरकार या कुछ मामलों में कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपके किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं या इन्फ्रिंज करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट रिट फाइल कर सकते हो। यानी कि आप सीधा सीधा उस चीज के खिलाफ, उस एसोसिएशन, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस गवर्नमेंट एंटिटी के खिलाफ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इनफैक्ट रिट फाइल करना यानी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर केस फाइल करना, ये खुद एक फंडामेंटल राइट आपको दिया हुआ है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी को भी अप्रोच कर सकते हो। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये हमारे संविधान ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से उठाए हैं। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। हमने वहां से क्या उठाया है? सबसे बड़ी बात, हमने वहां से फंडामेंटल राइट्स को उठाया है। यूएस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से लिखा हुआ है। हमने वहां से फंडामेंटल राइट्स को अपने अडॉप्ट किया है। फिर एक सिस्टम हम लोगों ने वहां से उठाया है जुडिशियल रिव्यू का। अगर भारत में कोई ऐसा कानून सरकार बना देती है जो संवैधानिक नहीं है, जो संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, जो संविधान को या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो फिर चाहे वो कानून सही तरीके से ही क्यों ना बनाया गया हो, उस कानून के अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उस कानून को निरस्त कर सकता है। इस प्रोसीजर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर जो कानून पार्लियामेंट बना देती है आप उस कानून के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, लेकिन अमेरिका और भारत, यानी अमेरिका से जो सिस्टम हमने उठाया जुडिशियल रिव्यू का, उसके तहत भारत में यदि कोई कानून सरकार ऐसा बनाती है या कोई ऑर्डर, कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा कोई पास कर देता है, कोई ऑर्डर ऐसा दे देता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ, इनफैक्ट ऐसे किसी कानून के खिलाफ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस फाइल करके उस कानून को निरस्त करवा सकते हो। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तीसरा हमने जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उठाया है वो है उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस। भारत में बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो बहुत ऊंचाई पर है, जैसे भारत में सीएजी की पोजीशन, भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको हमने राजनीतिक हस्तक्षेप से बिल्कुल अलग रख रखा है। और अगर ये व्यक्ति जो प्रेसिडेंट है या जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको हटा सके। उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी महाभियोग चलेगा। ये प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज तक हमारे देश में कभी किसी प्रेसिडेंट का या कभी किसी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। प्रोसेस जरूर शुरू हुआ लेकिन इम्पीचमेंट कभी नहीं हो पाया क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस प्रोसीजर को हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उठाया है। चौथी चीज जो हमने यूएसए से उठाई है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश की जो जुडिशरी है वो सरकार की से बंधी हुई नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानती है, वो केवल और केवल संविधान को मानती है और बहुत खुलकर, बहुत इंडिपेंडेंटली वो सरकारों के खिलाफ फैसले देती रहती है। ऐसी बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में जहां पर जो कोर्ट्स हैं वो सरकारों के नीचे होती हैं और उनको जो फैसला देती हैं वो ज्यादातर या कई मामलों में वो सरकार के फेवर का फैसला होता है। वहां पर कोर्ट्स सरकारों के अगेंस्ट नहीं जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपको अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर सरकारों को बहुत बुरी तरीके से कोर्ट्स के द्वारा फटकार लगाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रोविजंस हमने उठाए वो उठाए हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा और भारत में कुछ सिमिलैरिटी है। कनाडा भी एक बहुत बड़ा एरिया वाइज एक बहुत बड़ा देश है और वहां पर स्टेट्स डिफाइंड है, वहां पर अलग अलग स्टेट्स बनी हुई हैं। ठीक वैसे भारत भी एक अच्छा खासा बड़ा कंट्री है
और यहाँ पर भी स्टेट्स बनी हुई है। तो इसीलिए स्टेट्स और सेंटर ये कनाडा में भी और भारत में भी है। सेंटर और स्टेट के आपस में रिलेशंस कैसे रहेंगे, यानी फेडरल सिस्टम कैसा होगा, ये हमने कनाडा से उठाया है। और कनाडा से एक और चीज हमने उठाई, वो ये कि वहां पर चाहे फेडरल स्ट्रक्चर है और सेंटर स्टेट की सरकारें हैं, लेकिन फिर भी ताकतवर वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये बात सच है कि स्टेट्स भी हैं और सेंटर भी हैं, लेकिन ज्यादा ताकतवर कौन है? ज्यादा ताकतवर भारत के केस में और कनाडा के केस में सेंटर है, स्टेट्स नहीं है। हम यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहे हैं यूएस के साथ। यूएस के अंदर स्टेट्स को ज्यादा ताकतें दे रखी हैं, भारत में ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये वाला सिस्टम हमने कनाडा से उठाया। इसी चीज को, स्ट्रॉन्ग सेंटर को का एक और प्रूफ हमारे को देखने को मिलता है रेजिड्यूरी पावर्स से। आपको पता है कि भारत में शेड्यूल 7 के तहत 3 लिस्ट्स बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सारे मुद्दे जो है उसके ऊपर कानून केवल यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर सारे मुद्दों के ऊपर कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट मिलकर कानून बना सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मैटर बच जाता है तो वो किस में जाता है? वो जाता है रेजिड्यूरी लिस्ट के अंदर। और भारत का संविधान और कनाडा का संविधान दोनों ये कहते हैं कि रेजिड्यूरी के ऊपर भी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा। यानी रेजिड्यूरी एरियाज जो किसी भी लिस्ट में डिफाइन नहीं है, ऐसे लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल यूनियन को है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का एक और एग्जाम्पल हमारे को यहां देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद अगली चीज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह की ऐसी कुछ अच्छी बातें हैं जो संविधान में लिखी हुई हैं और जो हमारे देश की सरकार को ये बताने के लिए कि जब भी आप पॉलिसी मेकिंग करें, जब भी आप कानून बनाएं या कोई पॉलिसी बनाएं, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हमने आपको बताई हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हम लोगों ने कहां से उठाया है? उसका प्रोविजन हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। और एक और चीज हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है, वो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन दी राज्यसभा। हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनके इलेक्शंस डायरेक्टली नहीं होते, वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोगों के द्वारा वो लोग चुने जाते हैं। ये इलेक्शन प्रोसीजर कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, क्योंकि वहां पर भी आयरिश सेनेट प्रैक्टिसेस हैं, उस चीज से हमने इसको अडॉप्ट किया है। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का फॉर्मूला उठाया है। जो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट्स हैं, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट का फॉर्मूला है वो हमने उठाया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर पावर्स जो हैं वो सेंटर और स्टेट्स आपस में शेयर कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हमारे देश में भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा देश है, वहां पर भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स का आपस में ट्रेड कैसे होगा, ये स्टेट्स आपस में ट्रेड कैसे करेंगी, टैक्सेस कैसे कंडक्ट होंगे, किसके पास उस ट्रेड का के ऊपर लगने वाले टैक्स का पैसा जाएगा और वो उस पैसे को कैसे यूज कर सकता है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के बीच में जो स्टेट्स हैं वो आपस में इजीली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकती है। फिर है जर्मनी का वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस उठाए हैं। अगर कभी देश में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि हमारे देश में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी आ चुकी है, तो जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी या कोई और इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पर हमारे जो राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वाला प्रोसीजर जो है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देना चाहिए, ये वाला सिस्टम हमने उठाया है जर्मनी के वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से।
उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 60% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के कानून से इतना कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिया है, तो उसका कारण ये है कि अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लिए बना था उसने हमारी कंट्री को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी। हमारे फोर फादर्स ये जानते थे कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए कॉन्टिन्यूटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने ज्यादातर प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए। और वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी जो प्रोविजंस थे वो भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम आए थे, वो भी बहुत लंबी लड़ाई करने के बाद हमारे नेशनलिस्ट्स के साथ बैठ बैठकर ही बहुत सारे प्रोसीजर्स वहां पर फाइनलाइज हुए थे। और हमारे देश में कुछ पार्टीज थी जैसे कि कांग्रेस है या कुछ सोशलिस्ट पार्टीज, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इस बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इस फेडरल स्ट्रक्चर के साथ डील करने का। तो इसीलिए हमने 1950 के अंदर जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो जो प्रोविजंस हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कंटिन्यू कर सकते थे, हमने वो सारे प्रोविजंस को, प्रोसीजर्स को हमने कंटिन्यू करके रखा, जिसकी वजह से हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी मिली। इन कॉन्ट्रास्ट टू जैसे पाकिस्तान है, उसने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाने की कोशिश की, वो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी कोई सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे आसपास कितने ही कंट्रीज है जिन्होंने बिल्कुल नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की चेष्टा की, कोशिश करी, और वो लगभग लगभग सारी कंट्रीज अपने इस एक्ट में फेल हो चुकी हैं। तो अगर किसी का नाम ना भी लिया जाए किसी देश का, किसी इन पर्टिकुलर देश का, तो आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। शायद आपको हमारे पड़ोस में कोई भी ऐसा वेल फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा जिसने उसकी कंट्री को इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी दे रखी है जितनी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को स्टेबिलिटी दे रखी है। क्यों? क्योंकि पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लंबे टाइम तक अंग्रेजों ने चलाया, और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां पर रिक्वायरमेंट्स थी वहां वहां पर चेंजेस करते हुए भारत के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। इसीलिए भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इतना ज्यादा स्टेबल है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बल्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कंटिन्यू किया। वहीं से हमारे को फेडरल स्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोविजंस देखने को मिले। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी उसी की देन है। हालांकि देखिए आप, अंग्रेजों के टाइम में गवर्नर को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन यहां पर गवर्नर वही रहेगा, लेकिन अब वो सेंटर और स्टेट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो पोजीशन को चेंज नहीं किया गया, बंदे को चेंज नहीं किया गया, लेकिन उससे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो चेंज कर दी गई। तो कंटिन्यूटी भी बनी रही और चेंज भी बन गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, अंग्रेजों के टाइम में सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वही कंट्रोल करा करते थे ब्रिटिश राज को। वही चीज हमने उसके बाद आज भी कंटिन्यू रखी है। आज भी हमारे सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारी कंट्री का स्टील फ्रेम है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर वो इतने बड़े देश को आगे बढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत कुछ लिया है। नेक्स्ट आता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो प्रोसीजर उठाया है जो तब हम यूज कर सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाए, यानी फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविजंस या जो बातें जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लगभग वही बातें हम लोगों ने भी इनकॉर्पोरेट की हैं। फिर हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को यूज किया है। ये हमने अपने प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट भी कर रखे हैं ये वर्ड्स। ये हमें बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चीजें अचीव करना चाहता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज को अडॉप्ट किया है। अगर हम पुराने इंडिया के पुरानों की बात करें, या हम अर्थशास्त्र की बात करें, या पुराने इंडिया के ट्रेडिशनल थिंकिंग की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी इनकॉर्पोरेटेड है। इंडियन सोर्सेज भी इनकॉर्पोरेटेड है। फॉर एग्जांपल पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारी ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, और समय के साथ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को भी इनकॉर्पोरेट किया और पंचायती राज को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया। फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा ही नहीं है कि हमने बाहर से उठा लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बड़ी जबरदस्त डिबेट्स हुआ करती थी। उस डिबेट के अंदर के एम मुंशी, उस डिबेट्स के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उस डिबेट के अंदर बी आर अम्बेडकर, ये सब लोग शामिल हुआ करते थे और बहुत एक्सटेंसिवली और बहुत इंटेंसिवली एक एक प्रोसीजर के ऊपर ये लोग डिस्कशन किया करते थे। एक एक वर्ड को बड़ा सोच समझकर ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया करते थे और बहुत समझदारी से इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे करके बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी जो संविधान सभा है उसकी जो डिबेट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। फिर उसके बाद हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल हेरिटेज का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इसीलिए बहुत सारे पर्सनल लॉज को भी हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों को मानता है और इसीलिए वो इस चीज की आजादी देता है कि किसी को भी अपने फेथ, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए कल्चरल हेरिटेज को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये सब सोर्सेज हैं, ये 10 सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा थोड़ा उठाया गया है और उसको हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड ऑन किया गया है। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें नोट रखनी चाहिए, वो ये है कि चाहे हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से या एरिया से उठाया हो, लेकिन हमने उसको अडेप्ट करवाया है भारत के सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हमने उन प्रोविजंस को एज इट इज इंक्लूड नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। जो मामलों के अंदर ये जरूरत थी कि देश को रिजिडली आगे बढ़ाया जाए, वहां पर रिजिडिटी प्रोवाइड की गई है और जहां पर जरूरत लगी कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी से काम चलेगा, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी रखा गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप अगर इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और कोई बात अगर आप करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।